चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर गांव वालों को परेशान किया करती थी। रात में वो गांव में आती और कभी किसी गांव वाले की बकरी मार डालती, कभी किसी गांव वाले का घर तोड़ डालती। गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते। एक रात चुड़ैल गांव में आती है। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। खूब मजे से सो रहे हैं, अभी जगाती हूँ इनको। इन गांव वालों को परेशान करने का मजा ही कुछ और है। ऐसा कहकर चुड़ैल हवा में इशारा करती है। चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगती है। गांव वालों के घरों के छप्पर उड़ने लगते हैं और गांव वाले रात में बाहर आ जाते हैं। सरपंच चिल्लाते हैं, अरे गांव वालों, बाहर निकलो, लगता है तूफान आया है। हाँ सरपंच जी, हम लोग बाहर आ गए हैं, आप चिंता ना करो। लेकिन तभी गांव वालों को चुड़ैल दिखती है। भीमा नाम का गांव वाला चिल्लाता है और बोलता है, अरे गांव वालों, ये सब इस दुष्ट चुड़ैल का किया धरा है। यही अपने जादू से तूफान लाई है। मैं तो कहता हूँ बहुत हुआ, मारो इसको। हाँ, मारो इसको और गांव से बाहर निकालो। ऐसा कहकर गांव वाले चुड़ैल को पीटने लगते हैं। चुड़ैल दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, अरे मर गई रे कमबख्त को, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले उसे डंडों से पीटते रहते हैं। चुड़ैल किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागती है। तुम गांव वालों ने मुझे ऐसे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने अभी तक किसी गांव वाले को नहीं मारा है, लेकिन अब मैं मारूंगी तुम लोगों को और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। कई दिनों तक कुछ भी नहीं होता और गांव वाले भी चुड़ैल को भूल जाते हैं। एक दिन गांव के बाहर एक सूप की रेडी लगी हुई होती है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत महिला चला रही होती है। छोटू नाम का एक मनचला उस औरत की खूबसूरती देखकर उसके पास खींचा चला जाता है और उससे पूछता है, अरे आप इतनी खूबसूरत होकर सूप की रेडी लगा रही हैं? क्या साहब, खूबसूरत औरतें काम नहीं करती? आप भी कैसी बातें करते हो, बिल्कुल भोंदू वाली। औरत की बात सुनकर छोटू हैरान रह जाता है और बोलता है, जी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। चलो आप मुझे एक बढ़िया सा टमाटर का सूप पिला दो। फिर औरत छोटू को सूप निकाल कर दे देती है। छोटू भी सूप को पीने लग जाता है। सूप पीकर छोटू को मजा आ जाता है और छोटू औरत से बोलता है, वाह 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 वाह, सूप वाली, ऐसा सूप तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो, आज तो कुछ खाने का मन नहीं है। साहब मेरा नाम कम्मू है, सूप वाली मत बोलो, ये तो हमारा खानदानी काम है। आप कल मिलना, कल मैं आपको और भी अच्छा सूप पिलाऊंगी। फिर छोटू वहाँ से चला जाता है और औरत गांव के दूसरे लोगों को सूप पिलाती है। गांव वालों को सूप बहुत अच्छा लगता है और वो चटकारे लेकर सूप पी जाते हैं। थोड़ी ही देर में सूप वाली का सूप खत्म हो जाता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। रात में कम्मू सूप वाली गांव के बाहर आती है और चुड़ैल का रूप बदल लेती है। पियो, खूब सूप पियो। अब आएगा मजा, अब देखो कैसे लेती हूँ मैं अपना बदला। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जिन जिन लोगों ने सूप पिया होता है वो सब बेहोश होकर जंगल की ओर खींचे चले जाते हैं और घने जंगल में गायब हो जाते हैं। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच जाती है। छोटू की बहन सपना रो रही होती है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा प्यारा भाई, कल रात से ही गायब है, वही मेरा आखिरी सहारा था। तभी एक बुढ़ा आता है और बोलता है, बेटी, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, मेरा बेटा और गांव के कई बच्चे गायब हैं। पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। फिर गांव वाले मिलकर गुम हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चलता। गांव वाले निराश होकर लौट आते हैं। मेरे भाई को न जाने जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहीं नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत बेटी, अभी हम जिंदा हैं। तुम्हारा भाई कहीं भी होगा, हम उसे ढूंढ कर जरूर लाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। अगले दिन चुड़ैल फिर कम्मू का रूप बदल कर आ जाती है और सूप की रेड़ी लगाती है। खूबसूरत कम्मू की तरफ गांव के मर्द खींचे चले जाते हैं और सूप पीने लग जाते हैं।
भैया, एक से एक खूबसूरत लड़की देखी, लेकिन इतनी खूबसूरती कभी नहीं। हाँ। सही कह रहे हो। अगर ये पहले मिली होती तो मैं इसी से शादी करता। रात होते ही सूप पीने वाले सारे गांव वाले फिर से गायब हो जाते हैं। अगले दिन गांव में फिर से रोना धोना मच जाता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और सरपंच जी से बोलते हैं, सरपंच जी, ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ दिनों में ही पूरा गांव खाली हो जाएगा। बेटा, हम क्या कर सकते हैं बिना कुछ पता चले? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम लोग मिलकर ही इस समस्या का कुछ समाधान करो। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। उधर उनके जाने के बाद सपना गांव में गायब हुए लोगों की पत्नियों और बहनों से कहती है, बहनों, सरपंच जी सचमुच में बूढ़े हो चुके हैं और ये गांव के मर्द भी कुछ नहीं करेंगे। हम बहनों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे गांव में एक भी मर्द नहीं बचेगा। सपना की बात सुनकर गौरी नाम की औरत बोलती है, सही कह रही हो बहन, लेकिन हम औरतें क्या कर सकती हैं? जब गांव के मर्द ही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम औरतें क्या कर लेंगी? कैसी बात कर रही हो गौरी बहन? हम औरतें ठान ले तो इन मर्दों की क्या औकात है हमारे सामने? और वैसे भी हम लोगों के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि गांव के मर्द तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। सपना गांव की औरतों से बात कर रही होती है, तभी वहाँ कम्मो बनी चुड़ैल अपनी रेडी लेकर आती है और गांव के बाहर खड़ी करके चिल्लाने लगती है, सूप ले लो सूप, बहुत ही ताजा सूप, एक बार पियोगे 100 साल जियोगे। गांव की औरतें हैरान होकर सूप वाली की तरफ देखने लगती है। तभी सपना बोलती है, अरे ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की और सूप क्यों बेच रही है? अरे सपना बहन, ये कम्मो है, कुछ दिनों से यहाँ सूप की रेडी लगा रही है और मेरे गोपी जी गायब होने से पहले कह रहे थे कि ये बड़ा ही बढ़िया सूप बनाती है। गौरी की बात सुनकर गांव की कुछ और औरतें भी कम्मो के सूप की तारीफ करने लग जाती हैं। सपना उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, हो ना हो इस सूप वाली में कुछ राज है, जो भी सूप पी रहा है वही दोबारा नहीं दिख रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सपना सूप वाली की तरफ चल पड़ती है। गांव की औरतें भी सपना के साथ होती हैं। गांव की औरतों को अपनी तरफ आता देख कम्मो डर जाती है कि गांव की औरतें मेरी तरफ क्यों चली आ रही हैं? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सपना कम्मो के पास पहुंचकर कम्मो से बोलती है, अरे वाह सूप वाली, तुम तो बहुत सुंदर हो। हम सब गांव की औरतों से ज्यादा थोड़ा सूप तो पिलाओ हम लोगों को भी, सिर्फ गांव के मर्दों को ही पिलाती हो। आप भी न बहन मजाक बहुत बढ़िया करती हैं, भला क्यों नहीं पिलाऊंगी आप लोगों को सूप, ये लो। ऐसा कहकर कम्मो सब औरतों को सूप निकाल कर दे देती है। सपना औरतों को यूं सूप पीते देखकर हैरान हो जाती है, कैसी भूखी औरतें, लगता है कभी सूप देखा ही नहीं, कैसे पी रही हैं। अरे सपना दीदी पियो ना सूप, इतना बढ़िया और स्वादिष्ट सूप तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पी लो पी लो। गौरी को यूं सूप पीता देख सपना का भी सूप पीने का मन करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो सूप पीने के लिए चम्मच कटोरी में डालती है, उसे उसमें इंसान की उंगली कटी मिलती है। अरे मर गई रे, इस सूप में तो इंसान की उंगली है, बाप रे ये हो क्या रहा है? वहाँ खड़ी औरतें भी अपने अपने बर्तन में झांकती हैं। सबके सूप में इंसानों के कटे हुए अंग होते हैं। मर गई रे, ये क्या खिला दिया मुझे? मेरे सूप में भी इंसानों के टुकड़े हैं, धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा तो। कम्मो ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन औरतें उसे पकड़ लेती हैं और सपना गुस्से में बोलती है, दुष्ट औरत सच सच बता तू कौन है और ये सब क्या कर रही है? तभी वहाँ और भी गाँव वाले आ जाते हैं और कम्मो को घेर लेते हैं। कम्मो भी अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ दुष्टों, तुम लोगों ने मुझे मारकर भगाया था ना इस गांव से, देखा मैंने तुम्हारे लोगों का ये मांस तुम्हें ही खिला दिया है, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों को तो तू तब मारेगी जब यहाँ से जा पाएगी, अब तू यहाँ से जा नहीं पाएगी, बता हमारी मर्द कहाँ है? तुम सबके पेट में ही है, सबको मारकर मैंने उनका सूप बना दिया। ऐसा कहकर चुड़ैल सपना को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं, उनके हाथ में भभूत होती है। दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे सपना बेटी को। ऐसा कहकर सरपंच जी वो भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। यशोदा अपने पति मदन के साथ हरिपुर में रहती थी। मदन और यशोदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यशोदा गर्भवती थी और 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था।
एक दिन मदन किसी काम से शहर जाने का बोलकर दोबारा वापस नहीं आया। एक दिन यशोदा को मदन का फोन आता है। यशोदा, मेरा इंतजार मत करना। मैं गरीबी में दिन नहीं काट सकता। मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां दूंगी। यशोदा अपने आप से वादा करती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो अपने बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। यशोदा मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बावजूद भी वो मकानों में ईंटें ढोने का काम करती है। जहाँ भी मजदूरी का काम मिले वो करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। यशोदा पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ आती है और यशोदा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो वंश रखती है। अब यशोदा वंश को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो वंश को एक चादर पर लिटाकर फिर काम करती और मजदूरी के पैसों से दूध का इंतजाम करती। एक दिन, यशोदा, बहुत आंधी और तूफान है, पूरी बस्ती डूब जाएगी। हमें ये झुग्गियाँ खाली करनी होंगी। चल, जल्दी चल, नदी पार करके दूसरी जगह जाना होगा। इतने तूफान और बारिश में वंश को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ इसे, ये ठीक रहेगा। तेज बारिश और तूफान में बस्ती के लोग बचने के लिए नाव पर दूसरी जगह पहुँचने लगे। बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। यशोदा भी एक नाव पर वंश को गोद में लेकर बैठी थी कि तभी, अरे ये क्या है? मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये तो झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। नहीं, मेरा बच्चा। ये हम दोनों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हे भगवान। मगरमच्छ वंश को झपटना चाहता था, पर यशोदा उसके सामने से नहीं हटी। मगरमच्छ यशोदा के मुंह को दबोचना चाहता था, पर यशोदा ने एक डंडे से उसे हटाया। मगरमच्छ ने यशोदा के मुंह पर वार किया और यशोदा के मुंह पर गहरा जख्म हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। पर यशोदा ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना माँ। ठीक है वंश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन यशोदा वंश के साथ स्कूल जाती है। यशोदा के चेहरे को देखकर स्कूल के सारे बच्चे वंश का मजाक उड़ाने लगते हैं। वंश, ये तेरी माँ है। इनका एक कान कहाँ गया? और चेहरा भी कितना गंदा है। ये चेहरा ज्यादा मत देखो, नहीं तो रात में डरावने सपने आएंगे। चलो चलो यहाँ से। वंश गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ वंश? तुमने अपनी टीचर से भी नहीं मिलवाया, ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता माँ, तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। वंश गुस्से में अपने कमरे से चला जाता है। यशोदा रोने लगती है। वक्त बीतता है। वंश अब बड़ा हो गया था। कॉलेज की लड़की शीना वंश को चाहती थी। वंश भी शीना से प्यार करता था, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। शीना यशोदा के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी यशोदा उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती थी। एक सुबह, वंश, अपनी माँ को साफ मना कर दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनहूस चेहरा लेकर ना आया करे। तुम गुस्सा मत करो शीना, मैं माँ को समझा दूंगा। यशोदा ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वंश आ जाता है। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, शीना के सामने मुंह को ढककर जाया करो। इस चेहरे को देखकर वो घबरा जाती है। बचपन की बात और थी, मैंने झेल लिया, पर शीना मेरी पत्नी है। उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यशोदा चुपचाप वंश की कही बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। शीना अब माँ बनने वाली होती है। शीना का 9वां महीना शुरू हुआ था। वंश को कंपनी के काम से 10 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था। वो शीना से बोला, शीना, मुझे कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना है, 10 दिन लगेंगे। तुम अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। वंश, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो, यहाँ मैं माँ जी के साथ कैसे रहूंगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत चिढ़न होती है। तुम ये जाना मना नहीं कर सकते। और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर ढूंढने के लिए? मेरे से अब यहाँ और नहीं रहा जाएगा। नहीं शीना, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, और मैं आ जाऊं, फिर हम कहीं और चलकर रहेंगे। माँ को यहीं रहने देंगे। अब तो ठीक है? हाँ, इस शर्त पर तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ।
मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा हमारे नए घर में ही जाए। यशोदा वंश के घर छोड़ने की बात को सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो वंश को कुछ नहीं कहती। वंश 10 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। शीना उसके पीछे से एक दिन अपनी सहेली निशा को घर बुलाती है। अच्छा हुआ निशा तू आ गई, वरना मैं तो अपनी सासू माँ का डरावना चेहरा देखते हुए परेशान हो रही थी। चल आजा अंदर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में बैठते हैं। मैंने वंश को कहकर अपने कमरे में लगवाया है। हाँ यार, ये तूने अच्छा किया। थैंक गॉड, बाहर इतनी धूप थी। ये ठंडी हवा अच्छी लग रही है। यशोदा उन दोनों के लिए चाय लाती है। शीना, आंटी जी का चेहरा तो सच में बहुत ही बदसूरत है। एक कान कटा हुआ, गाल वाला हिस्सा भी कटा सा है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं, वंश ने बताया था जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन्होंने माँ जी को ऐसे ही देखा है। मैंने तो वंश को कह दिया है वो वापस आ जाए, मैं तो अलग घर में रहूंगी। थोड़ी देर बाद निशा चली जाती है। रात में शीना जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। शीना गहरी नींद में होती है, उसे होश ही नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक फैल जाता है। आग जब फैलने लगती है, शीना अचानक से उठती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, आग, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे वंश की जिम्मेदारी हो। आग बढ़ जाती है और कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। यशोदा एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह आग से निकलकर शीना तक पहुंचती है। शीना, ये कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। आग कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से यशोदा शीना को बचाकर बाहर निकल रही होती है। जैसे ही वो शीना को घर के बाहर करती है तब तक उसके खुद के कपड़े आग की पकड़ में आ चुके होते हैं। बाहर खड़े लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशोदा का शरीर आग की चपेट में आ चुका था। यशोदा और शीना को कुछ लोग अस्पताल ले जाते हैं। शीना एक बेटे को जन्म देती है। यशोदा जली हुई हालत में थी, फिर भी वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। वंश को जब ये खबर मिलती है वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। शीना, तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। वंश, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से। आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, पर वो खुद आग का शिकार हो गई। क्या? माँ कहाँ है? डॉक्टर, मुझे उन्हें देखना है। देखिए मिस्टर वंश, आपकी माता जी का 80% शरीर आग में झुलस चुका है, बस वो आपका ही नाम ले रही हैं। माँ, हमने आपको हमेशा कोसा, बात बात पर दुख दिए, फिर भी माँ क्यों मैंने आपको बहुत दुख दिए है माँ। वंश, तू मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। मेरे पोते का चेहरा नहीं दिखाएगा आखिरी बार। माँ, ये आपका पोता, इसे नाम दो माँ। मेरा छोटा वंश, मेरा वीर। इतना कहते ही यशोदा ने आखिरी सांस ली। वंश और शीना माँ के इस बलिदान को देख फूट फूट कर रोने लगे। वंश माँ के साथ बीते पलों को याद करने उसी पुराने घर में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बचपन में मगरमच्छ से वंश को बचाते हुए यशोदा का चेहरा खराब हो गया था। ये सब सुनकर वंश माँ को याद करके रोने लगता है। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल केमिस्ट्री लैब जाता है तो देखता है लैब के बाहर ताला लगा हुआ है और बराबर में 3 बेकर्स हैं। तीनों के अंदर चाबी मौजूद है। तीनों बेकर्स के अंदर चाबी देख के मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से एक केमिस्ट्री लैब का चाबी है। फर्स्ट बेकर में सल्फ्रिक एसिड है, सेकंड बेकर में सोडियम है, थर्ड बेकर में हाइड्रोजन है। मेहुल तीनों बेकर्स को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप अपना लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से कौन सा बेकर का चाबी मेहुल को निकालना चाहिए? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।
इन तीनों बेकर्स में से मेहुल सेकंड बेकर सोडियम को सिलेक्ट करेगा। सल्फ्रिक एसिड और हाइड्रोजन से मेहुल का हाथ जल सकता है, इसलिए मेहुल ऑप्शन 2 वाला सोडियम बेकर सिलेक्ट करेगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।